बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई है, दिन है इतवार का। फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ तो हुकूमत ने कुछ नहीं किया, कोई मुकदमा नहीं दर्ज करवाया, ना NCCI ने उनको बुलाया, ना किसी और इदारे की तरफ से बुलावा आया है। जबकि नौरीन साहिबा जो खान साहब की बहन है, उनको बुला लिया गया है NCCIA की तरफ से कि आपने इश्तियाल फैलाया है, आपने गलत बात की है। अब ये कई माह पुराना एक इंटरव्यू है जो कि ऑन एयर भी नहीं हुआ और दोनों तरफ से बताया जा रहा है कि कहा गया कि ये नहीं चलाना, यानी नौरीन साहबा की तरफ से भी और जिसने इंटरव्यू किया नौजवान ने उसकी तरफ से भी, तो कहीं नहीं ये चलाया गया। लेकिन पता नहीं किस तरह से इसका एक क्लिप वो निकलता है और वायरल हो जाता है, फिर समा और ARY इन चैनल्स पर भी चलता है। और उसके बाद NCCIA खान साहब की बहन नौरीन खान साहिबा को बुला लेता है, NCCIA का इदारा, और ये कहता है कि जी आप आकर जवाब दें, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुतनाज़ा बयान दिया है मार्का हक पर। इमरान खान की मुशीरा नौरीन नियाज़ी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रडार पर हैं और नौरीन नियाज़ी साहबा को तलब किया गया है। 20 जुलाई को पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाने का कहा गया है। नोटिस में NCCI ने कहा नौरीन नियाज़ी ने सोशल मीडिया पर झूठी, तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बातें की। इन बातों का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करना और झूठे बयानी का फ़रोग़ था। इमरान खान की मुशीरा का मार्का हक से मुतल्लिक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मार्का हक अफ़वाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। मोदी चाहता तो 2 मिनट में फिक्स कर देता। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। अब ये इंतहाई मुतनाज़ा बयान जो कि क्लिप की शक्ल में वायरल होता है, पहले भी इस तरह की कोई बात सामने आई थी जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन तब कोई मुकदमा वगैरह नहीं हुआ या इस तरह नहीं इसको फैलाया गया। अब फजलुर रहमान साहब के बयान के बाद नौरीन साहबा का बयान वायरल होता है, जबकि उनकी तरफ से भी कहा गया और जिन्होंने भी इंटरव्यू किया उनकी तरफ से भी कि जी इसको ऑन एयर नहीं करना, इसको नहीं चलाना, कहीं नहीं लगाया उन्होंने। इंटरव्यू करने वालों ने भी और वैसे भी जब कह दिया जाए नहीं करना, हो सकता है नौरीन साहबा का लगा हो कि इसमें ऐसी बातें हो गई हैं जो नहीं जानी चाहिए या गलत बात हो गई है। कुछ ये भी लोग कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं थी या ये इंटरव्यू से पहले की बातें थी, जो भी थी। अब देखते हैं कि नौरीन साहबा क्या जवाब देती हैं NCCIA में और वो नौजवान जिसने इंटरव्यू किया वो क्या जवाब देता है, क्योंकि उसने तो ऐसी कोई बात नहीं की, उसने तो सवाल ही किया होगा और उसकी तरफ से भी शायद यही मौक़िफ़ आएगा जी मैंने तो ये चलाया नहीं, पता नहीं किस तरह से कहाँ से निकल आया और फिर इसको फैलाया गया। असल बात यह है कि आप फैलाएं। अब किसी की प्राइवेट डिस्कशन है, कोई शख्स एक दूसरे से बात कर रहा है, उस पर क्या मुकदमा दर्ज हो सकता है, फिर ये भी सवाल उठेगा। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि फजलुर रहमान साहब के मामले पर हुकूमत सरेंडर कर चुकी है और उनकी तरफ वो नहीं जाना चाह रही, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जुम्मे के खुतबों में भी अब कई मसाजिद में फजलुर रहमान साहब के हक़ में बात हो रही है कि जी हम तो शौदा के साथ हैं, शौदा की तौहीन किसी सूरत हो ही नहीं सकती, कुरान और हदीस में वाज़ेह है उनका मकाम। तो फजलुर रहमान साहब के बयान को सियाक़ बाग से हटकर पेश किया जा रहा है। अगर फजलुर रहमान से कुछ किया गया तो देखिए फिर हम क्या करते हैं। और जो फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, चाहे वो फ़याज़ुल हसन चौहान हो या दीगर लोग, उनके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि उफ़। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को अंदाज़ा है कि वो एक नया महाज शायद नहीं खोल सकती, तो इसलिए वहाँ तो वो सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नौरीन साहबा का मामला है तो तहरीक इंसाफ चूँकि पहले ही ज़ेर अताब है और ख़दशा ये था कि चलें अलीमा साहबा को गिरफ़्तार करते हैं या उनका कोई मामला चलता है तो नौरीन साहबा मैदान में आ जाएँ, तो इस फैमिली को ज़रूर दबाव में रखा जाए। तो इस हवाले से भी अब चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी उनका बयान ज़ाहिर है कि बड़ा मुतनाज़ा है, उसको किसी भी तरह से डिफेंड तो किया नहीं जा सकता, उसका दिफा किया नहीं जा सकता। मगर ये बात ज़रूर है कि अगर वो कहती हैं कि जी ये बात गलत थी, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए आप इंटरव्यू ना चलाएं, तो फिर मामला और हो जाता है। दूसरी तरफ खान साहब के हवाले से जी बड़ी ख़बर है, जंग अखबार ने छाप दी है कि खान साहब ने कहा है निकलो असम्बलियों से, छोड़ दो इन असम्बलियों को, निकल जाओ और सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के सब कुछ छोड़ दो। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जी इमरान खान साहब ख़ुद ये ऑर्डर कर रहे हैं कि असम्बलियों से अब निकलना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि चूँकि साले जाफ़र साहब की ख़बर है तो इसको की एंगलिंग भी देखनी पड़ेगी, क्या इसमें वो बात कर रहे हैं और किस लिहाज से कर रहे हैं। एक तो ये बात करना कि जी खान साहब तहरीक इंसाफ से ही मायूस हो चुके हैं और इसलिए वो अब कह रहे हैं कि जी असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दो, और ज़्यादातर लोग इस चीज़ की हिमायत नहीं कर रहे जो असम्बली में है, नहीं कौमी असम्बली में। खैबर पख्तूनख्वा में तो कह रहे हैं कि हुकूमत में रहना है, वहाँ से असम्बली में इस्तीफ़ा नहीं देने। अब जनाब मोहम्मद साले जाफ़र साहब की खबर के मुताबिक KP के सिवा तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें, इमरान खान की पार्टी अरकान को हिदायत। आगे चल के इस खबर में तरदीद भी है
कि जी तहरीक इंसाफ के लोग ही कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई हिदायत हमें मिली ही नहीं है, आप किस तरह से कह रहे हैं। मगर बहरहाल वो कहते हैं जी नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर तहरीक इंसाफ के ज़राए ने हमें ये बताया है, जबकि दूसरी तरफ तरदीद भी साथ छाप दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपनी पार्टी को हिदायत कर दी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के सिवा तमाम असम्बलियों और जितने भी मुंतखब इदारे हैं उनसे फौरी मुस्ताफ़ी हो जाएं, यानी सेनेट से भी मुस्ताफ़ी हो जाएं, सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी और कौमी असम्बली से भी, जहाँ जहाँ हैं सबसे इस्तीफ़ा दे दें। अडयाला जेल रावलपिंडी से जहाँ वो कैद हैं, इन्होंने अपने वकील की वसातत से अपनी पार्टी की आला क़यादत को हिदायत जारी की है। अब मुलाकात कब हुई है वकील की, ये तो अरसा हो गया, उनसे तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही। कौन सा वकील मिला है, उसने किसको हिदायत की है, यहाँ खामोशी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के आला तरीन ज़राए ने जंग द न्यूज़ को हफ्ते के रोज़ खुद को ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि इमरान खान ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है, ताहम इन्हें इनके अरकान सूबाई असम्बली को इस्तीफ़ा देने से इस्तिस्ना दे दिया है। इनका कहना है कि असम्बलियों में बैठे तहरीक इंसाफ के अरकान अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम साबित हुए हैं। वहाँ उन्होंने अपने तर्ज अमल से मौजूदा हुक्मरानों को मुस्तहकम किया है। ये लोग मुझे कोई आसाइश दिलाने में नाकाम साबित हुए और इस अमर का सिरे से कोई इम्कान नहीं कि किसी भी हालत में तहरीक इंसाफ के बानी को रियायत मिले जो 9 मई के मुकदमात में माखूज होने के पादाश में पाबंद इस्लासिल हैं। ताहम पार्टी के एक और करीबी और बासर जरिए ने इस बात की तरदीद की है और कहा है कि इमरान खान ने मुस्ताफ़ी होने की कोई हिदायत जारी की ही नहीं। ज़रा का कहना है मुस्ताफ़ी होने के बारे में पैगाम ने तहरीक इंसाफ की सफ़ों में शगाफ डाल दिया है और कौमी असम्बली के 79 अरकान जिनकी गालिब अक्सरियत अपने बानी के पैगाम को नज़रअंदाज करने पर इसरार कर रही है और इसके बरक्स मशवरा दे रही है कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आज़ाद अरकान ने कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों में वापस आएँ और कमेटी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि कमेटियों के बारे में फ़ैसला इमरान खान ने किया था, जिसने इस बारे में कोई नई हिदायत जारी नहीं की। क़यादत का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी जिद्दोजहद से जो गुंजाइश पैदा की है, असम्बलियों से इस्तीफ़ा इसे भी ख़त्म कर देंगे। तो लिहाजा यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं इस्तीफ़ा दे, दूसरी तरफ पार्टी की मेजॉरिटी कह रही है नहीं हमने तो इस्तीफ़ा नहीं देना। अब ये अजीब बात है, अगर खान साहब का वाकई आ गया तो कौन कहेगा कि जी हमने नहीं इस्तीफ़ा देना, कौन अपनी सियासत का बिल्कुल ही खात्मा करेगा। जाना था तो पहले अगर चले जाते दूसरी पार्टियों में तो और बात थी, अब वो वक्त गुजर चुका है, तो लिहाजा अब तो देर हो गई है, तो अब कहीं और जा भी नहीं सकते, तो कौन कहेगा कि जी हम तो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे और हम खान साहब की बात नहीं मानते। बहरहाल जो ख़बर है, जो छपी है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है। देखते हैं कि इसकी कन्फर्मेशन आगे किस तरह से होती है या इसकी डिनाइल जब मुलाकात होती है तो फिर ही सामने आ सकेगी, क्योंकि पीर के दिन 20 जुलाई को इस सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा हुआ है खान साहब से मुलाकातों के हवाले से कि उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, वो केस भी है। मुस्लिम लीग नून के पुराने साथी, दहाइयाँ नून लीग के साथ गुजारने वाले और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के दोस्त, बुज़ुर्ग सियासतदान जावेद हाशमी, जिनके बारे में मरीम साहबा का 2021 का ट्वीट भी बड़ा वायरल हो रहा है कि घर में घुस गए, इनके चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, शर्म नहीं आती, हक हमेशा गालिब आता है, बातिल मिटता है, ये जो कुछ किया जा रहा है इसको भुगतना पड़ेगा। जावेद हाशमी साहब के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, उनकी फैमिली के साथ किया जा रहा है। उफ़, मरीम साहबा ने 2021 में क्या ज़बरदस्त ट्वीट दागा था। तो अब उन्हीं की हुकूमत में इन्हीं के घर यानी जावेद हाशमी साहब के घर पुलिस दंदनाती फिरती है, लाइट होती नहीं है, पुलिस वाले टॉर्चेस के ज़रिए नज़र आ रहा है वीडियो में, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ख़वातीन हैं जो बेचारी कह रही हैं वजह तो बता दो, वजह तो बता दो, और वहाँ कोई खातून पुलिस एहलकार मुझे तो नज़र नहीं आई, हो सकता है हो। बहरहाल तो अब ये कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ से खामोशी है। तो ऐसे नहीं कहते कि जी ये शरीफ ख़ानदान जब इक़्तिदार में होता है तो गले पड़ता है, जब इक़्तिदार से बाहर होता है तो पाँव पड़ता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो आप साथी हों, इनके दिहाइयाँ साथ गुजारी हों, जो भी किया हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी आप बयानात सुन लें, जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बड़े अच्छे बयानात देंगे, दीगर इनके लोग होंगे बड़े अच्छे बयान देंगे कि जावेद हाशमी हमारे उस्ताद हैं, शादियों पर इनसे मिलेंगे भी, बड़ा इनका अदब और लिहाज करेंगे, लेकिन सियासत बड़ी बेरहम होती है। अब उन्हीं की पुलिस जाकर आप देखिए क्या कर रही है। और जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी बड़ा दिलचस्प है, कोई मामूली मुकदमा नहीं है। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 दामादों के खिलाफ भी बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जावेद हाशमी साहब की इस फैमिली के साथ ही हो रहा है। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के हुकाम के मुताबिक मुकदमात SDO मैपको की मुद्दईयत में दर्ज किए गए। हुकाम के मुताबिक जावेद हाशमी के घर की बिजली हफ्ते की शाम काट दी गई थी, तो शायद इसीलिए उनके घर अंधेरा था, अब बिजली काट दी और उसके बाद चोरी का मुकदमा भी है।
तो ये होता है, वैसे ज़्यादातर तो ये मुखालफिन के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन ये नून लीग की अपनी सियासत है कि ये अपनों को भी नहीं छोड़ते, यानी हमें तो छोड़कर चले गए ना आप, जावेद हाशमी साहब अब नून लीग में तो नहीं है, तो लिहाजा अब वो इनको भी नहीं छोड़ेंगे, निशान इबरत बनाना है। तो कोई लिहाज उम्र का, इज़्ज़त का, ताल्लुक़ का नहीं होता, यही होता है। एक और ख़बर ये है गिरफ़्तारी की, जो पूरा एक पिंकी माफिया हमें नज़र आया था, उसमें बड़ी गिरफ्तारी हुई है। कराची से अनमोल उर्फ पिंकी का भाई मनशियात समेत गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, पहले गिरफ्तार नहीं हुआ, अब जब गिरफ्तार हुआ है तो मनशियात लेकर। कराची शहर कायद में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मनशियात फरोश और कोकेन गैंग की सरबराह अनमोल उर्फ पिंकी के भाई कामरान मुराद को गिरफ्तार कर लिया। SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख ने बताया, जमशेद क्वार्टर्स थाने की टीम ने इंटेलिजेंस इत्तला पर घोड़ा चुरंगी के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। इनका मजीद कहना है कि मुलजिम के कब्जे से 2 किलोग्राम से जायद आला मेयार की चर्स, आधा किलोग्राम आइस, 1 मोबाइल फ़ोन, पर्स, कौमी शनाख्ती कार्ड और नकद रकम बरामद हुई है। अच्छा, पहले पकड़ा नहीं जाता बंदा, जब पकड़ा जाए तो उससे पता नहीं क्या क्या कुछ बरामद भी हो जाता है। और ये भी था कि जी ये पिंकी साहिबा ये लाहौर से या पंजाब से गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद इनको कराची ले जाया गया था। तर्जुमान ईस्ट पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि गिरफ्तार मुलजिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चर्स, आइस और हीरोइन की मुबैना सप्लाई मुलव्वस था और नौजवानों को आइस और हीरोइन के नशे की जानिब राग़िब करने के नेटवर्क का हिस्सा था। पुलिस के मुताबिक कामरान मुराद मनशियात फरोशी के मुकदमात में पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ थाना जमशेद क्वार्टर्स में मनशियात एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तर्जुमान ईस्ट पुलिस ने बताया, गिरफ्तार मुलजिम से मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी नेटवर्क के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। तो पहले ये बहन भाई मुकदमात मुलव्वस रहे, गिरफ्तार भी हुए तो छूट गए, लेकिन इस दफ़ा शायद कोशिश है कि बरामदगी करके या इस तरह के केसेस बना के इनको ज़रा लंबे अरसे के लिए तो कम से कम गिरफ्तार रखा जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है। और जितनी मेरी बात होती है ऐसे रिपोर्टर से जो ऐसे ख़बरों पर नज़र रखते हैं, वो कहते हैं सप्लाई तो अब भी जारी है, कौन सा नशा है जो नहीं मिल रहा, सब नशे मिल रहे हैं, सब शहरों में मिल रहे हैं, यह हाल है। तो ये सिलसिला तो रुका नहीं है। अलबत्ता एक बड़ा नेटवर्क था जो पकड़ा गया है, मगर इस नेटवर्क से ये धंधा रुका नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, क्योंकि अब पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बदलेंगी। इसके साथ किरायों में 15% तक इजाफे की खबर भी आ गई है। और ऊपर से कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। अहमदपुर शर्किया से खबर है, पेट्रोल के शदीद बहरान ने शहरियों को मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद होने से गाड़ियों के मालिकान शदीद परेशानी का शिकार हैं। उच्च शरीफ में भी तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जबकि पेट्रोल नायाब हो चुका है। अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप बताएं आपके इलाके में क्या हालात हैं। कहीं कोई राशनिंग की तो खबर नहीं है, नहीं पेट्रोल पंप्स जितना पेट्रोल मांगो दे रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है सप्लाई का, क्योंकि अभी पेट्रोल पंप मालिकान ज़रा परेशान है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जब रद्दोबदल होगा तो अगर वो कुछ बचा लेते थे पेट्रोल, अब वो ब्लैकमेलिंग वो नहीं कर सकेंगे, कि ये भी मसला है। तो वो किस तरह से इस चीज़ को ले रहे हैं। पता चले कि इनको अंदाज़ा है कि आगे पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो 2-4 घंटे पहले ही सेल बंद कर दें, ताकि 12 बजे के बाद फिर वो सेल करेंगे और उसमें हम मुनाफा कमा लेंगे। तो ये क्या शिकायत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पंप मालिकान के मुताबिक इनके पास पेट्रोल का स्टॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका और ऑयल कंपनियों की जानिब से नया स्टॉक फराहम नहीं किया जा रहा, जिसके बायस फ़रोख्त मुअत्तल करना पड़ी है। ये जनाब, अब आप अंदाज़ा लगाइए, अहमदपुर शर्किया से ये खबर है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल के उसूल के लिए मुख्तलिफ इलाकों में धक्के खा रहे हैं, लेकिन कहीं भी ईंधन दस्तयाब नहीं। मुतअद्दिद गाड़ियों का पेट्रोल ख़त्म होने से लोगों को रोज़मर्रा के मामलात अंजाम देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अच्छा, ये भी एक ट्रिक होता है कि एक चीज़ ख़त्म ही कर दो, नायाब ही कर दो, ताकि लोग कहें अच्छा खुदारा हमें दे दो महंगी ही सही, ताकि आप शिकायत ना करें हाय महंगी है, आप ये शुक्र करें कि अच्छा मिल तो रही है। तो ये भी एक तरीका होता है चीज़ों को मैनेज करने का। मुतासरा शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतलका हुकाम फौरी तौर पर पेट्रोल की तरसील यकीनी बनाएं, ताकि जारी बहरान पर काबू पाया जा सके और अवाम को मज़ीद मुश्किलात से बचाया जा सके। भाई, हुकूमत का अवामी मुश्किलात से क्या लेना देना है, उनको अपनी पड़ी हुई है। मीटिंग्स हो रही हैं मरी में शरीफ ख़ानदान की, उन्होंने अपना देखना है इक़्तिदार को आगे कैसे चलाना है, कहाँ कहाँ डीले मारनी है, कहाँ कहाँ क्या करना है, वजारतें किस तरह से बचानी है। मगर मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, ये मुझे शुरू में बता देना चाहिए था। हम तो कई दिन से बात कर रहे हैं। अब वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, इस्टेब्लिशमेंट की खबरें देने वाले हैं, नून लीग को बड़ी चीज़ समझते हैं और शदीद नफ़रत करते हैं, मैं नफ़रत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, शदीद नफ़रत करते हैं खान साहब से, तहरीक इंसाफ से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मीडिया में हैं वो लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं और बहुत हैं, और अब तो नवाजे जाने वालों में ना,
वो कह रहे हैं कि मामला ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, चीज़ें ख़राब हैं और संभल नहीं रही, ये तो कोई साजिश हो रही है, कमज़ोर किया जा रहा है, फ़लाँ हो रहा है। तो बड़े पतले हालात उनको नज़र आ रहे हैं कि उनका क्या बनेगा अगर सरकारी नौकरियां ले रखी हैं, पता नहीं क्या क्या मरात मिल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, जो इस निज़ाम के साथ उनको फ़ायदे हैं वो भी जाते रहेंगे। तो बड़े परेशान हैं वो, तो वो भी अब अपनी परेशानी का इजहार करने लगे हैं। यहाँ तक बात आ गई है। सोचिए, पहले तो बैठकों में बात हो रही थी ना, अब अलल ऐलान कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि जी मामला ख़राब हो गए हैं, जी गड़बड़ हो गई जी। अब उनको सामने आकर कहना पड़ रहा है, ताकि अभी कह दें तो क्रेडिट भी लेने के। हमने तो पहले ही कहा था कि जी चीज़ें बड़ी ख़राब हो रही हैं और साथ ही साथ छोड़ रहे हैं। फिर कुछ लोग इस तरह के इशारे दे रहे हैं कि जी अपने ही बगावत करने लग गए हैं, गद्दार आ गए हैं, गद्दार पैदा हो गए हैं, इस तरह की बातें अब शुरू हो गई हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, चावल, घी, दूध सब महंगा। अभी आप अंदाज़ा लगाइए, ये अभी तो छोटा सा झटका है कि जी ओहो 30 रुपये हमने पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ाना की बुनियाद पर आगे पीछे भी कर दें। लेकिन हकीकत ये है कि हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि वो कहेंगे जी लाने में, चीज़ें लाने में डीजल इस्तेमाल होता है, तो डीजल बढ़ा है तो अब कॉस्ट भी बढ़ गई है। और उसके चक्कर में जितनी इस पर कॉस्ट आई होगी उससे ज़्यादा उन्होंने खुद भी बढ़ा देनी है। यानी एक चीज़ पहले लाने पर किराया आ रहा था 10 रुपये, अब फ़र्ज़ कीजिए 11 रुपये हो गया है। तो अब उसकी कीमत उन्होंने ये नहीं करना कि उसमें 1 रुपये इजाफा कर दिया जाए, उसमें 2-3 रुपये इजाफा कर दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल हमारे यहाँ होती है। हुकूमत अलबत्ता अपना टारगेट पूरा कर रही है अपने खर्चों के लिए। पेट्रोलियम और माहौलियाती लेवी से 1478 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं। 1500 अरब रुपए, जो इनका टारगेट था शुरू में उससे भी ज़्यादा। अभी आगे टारगेट है ये उससे भी ज़्यादा शायद कर दें, क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आगे वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि नज़र ये आ रहा है, अल्लाह ना करे लेकिन वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ईरान अमेरिका जंग फैलने वाली है और शायद पहले से भी खौफनाक हो जाए। ये हालात चल रहे हैं। तो इस दौरान में हुकूमत ने तो अपना काम सीधा करना ही करना है। आज बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा है सीनियर सहाफ़ी जनाब फ़ाद हुसैन साहब ने, और ट्रिब्यून में ये छपा है, जिसमें वो कहते हैं कि ये ज़रा सोचें आप इस बात पे। अंग्रेज़ी में कॉलम है तो मैं साथ साथ तर्जमा कर देता हूँ, थोड़ा मुश्किल काम होता है कि फौरी तौर पर तर्जमा करना। कंसिडर दिस, नो गवर्नमेंट हैज़ हैड मोर स्पेस टू गेट वर्क डन दैन द प्रेजेंट वन। सोचें ज़रा, किसी हुकूमत को इतनी स्पेस नहीं मिली, इतना रास्ता नहीं मिला, इतनी मदद मिली कि काम कर जाएं जितनी मौजूदा को मिली है। देयर आर नो जजेस हु आर थ्रोइंग सुओ मोटो स्पीयर्स एट इट और स्ट्राइकिंग डाउन एनी प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देयर आर नो जर्नलिस्ट हु आर एक्सपोजिंग एनी स्कैंडल्स और रनिंग अ कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन देयर ओन और समवन्स बिहाफ। There is no opposition that is holding long marches or public rallies or even challenging the treasury benches in the parliament। कि ना कोई जज इनके खिलाफ हैं जो सुओ मोटो लें या कोई इनको कहें कि बात या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कोई इनके खिलाफ फैसला दें। कोई जज ऐसा नहीं है, कोई सहाफ़ी नहीं है जो उनके स्कैंडल्स उस तरह से एक्सपोज करे या किसी कहने पर कर रहा हो, यानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। ना ही कोई अपोजिशन नजर आ रही है पार्लियामेंट के अंदर या बाहर के, कोई कहीं कोई एहतजाज हो, कोई सड़कें गर्म हो, कोई पार्लियामेंट के अंदर कुछ हो, किसी तरह से इनको किसी मज़ामत का सामना है ही नहीं, तारीख में कभी नहीं हुआ। देयर इज नो थ्रेट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको कोई खतरा है ही नहीं। दे आर नो एक्सटर्नल चैलेंजेस, बाहर से भी कोई खतरा नहीं। अमेरिका की फुल गुलामी में है हुकूमत। और थ्रेट टू ऑफ punitive actions from super powers, regional powers और financial institutions। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इनका साथ दे रहे हैं, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या IMF, सुपर पावर अमेरिका हो, दीगर मालिक हो, वो साथ दे रहे हैं। देयर इज नो प्रोविंस दैट हैज़ नीड और कैपेसिटी टू अंडरकट द फंक्शनिंग ऑफ द सेंटर। कोई ऐसा सूबा नहीं है, कोई ऐसी सूबाई हुकूमत नहीं है जो कैपेसिटी रखती हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हो, कि वो इनको तंग कर सके। क्योंकि अगर वो कहते हैं जी हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ये वैसे ही उनका हिस्सा काट लेंगे, वो कहते हैं जी हमें बिजली के नहीं मिल रहे जो शेयर्स हैं या कुछ और जो हमारा बनता है, तो क्या कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहीं से कोई चैलेंज नहीं है। एंड देयर इज़ मोर डिप्लोमेटिक गुडविल अवेलेबल देन हैज़ एवर बीन इन द लिविंग मेमोरी। और इतनी ज़्यादा सफारती हिमायत हासिल है इस हुकूमत को कि तारीख़ में कभी किसी हुकूमत को नहीं रही। तो ये फिर भी किसी तरह से डिलीवर करना दूर की बात है, ये तो क्राइसिस नहीं कंट्रोल कर पा रहे, ये कोई चीज़ बेहतर नहीं कर पा रहे, तबाही ही तबाही है, ये हाल हो गया है। बाकी बैठकें ज़रूर हो रही हैं मरी के पुरफ़ज़ा मकाम पर, वहाँ पर शहबाज शरीफ भी हैं, नवाज़ शरीफ भी, मरी नवाज़, झाकदार सारे पहुँचे हुए हैं कि अच्छा जी आगे अपना इक़्तिदार किस तरह से अभी मज़ीद चलाना है, लेकिन टेंशन्स तो हैं। दूसरी तरफ जनाब पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 15% इजाफा कर दिया है, ऐलान कर दिया है और कहा है जी टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और चालान ख़त्म किए जाएँ। हुकूमती पॉलिसियों और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है।
मरीम नवाज साहिबा ने 11 अरब रुपए का जहाज़ लिया। अब भारतीय पंजाब में भी उसके चर्चे हैं और भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने कहा हमने 11 अरब का थर्मल पावर प्लांट लगाया और लोगों को मुफ्त बिजली दी। मरीम ने 11 अरब का जहाज़ ख़रीदा। मुझे पता चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा क्लिप्स लोग भेजते हैं कि वहाँ के वज़ीर आला ने तो 11 अरब रुपए का जहाज़ लिया है, आपने 11 अरब रुपए लेकर थर्मल पावर प्लांट लेकर लोगों को मुफ्त बिजली पंजाब में देना शुरू कर दी है। तो कितने फ़र्क हैं। वो कहते हैं वो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और कह रहे हैं कि सब यहीं रह जाना है, क्या करना है इस पैसे का 11 अरब रुपए का, तो जो है लोगों के काम आ जाए। तो इसलिए उन्होंने बिजली घर ख़रीद कर लोगों को बिजली मुफ्त फराहम करना शुरू कर दी। और यहाँ हमारे हुक्मरानों ने कहा कि वादे ही थे ना 200 तक यूनिट मुफ्त देंगे, फलां देंगे, नहीं आए हैं तो अपने लिए जहाज़ तो ख़रीदें। पाकिस्तान के लिए एक और मसला खड़ा हो गया है। कामरान यूसुफ साहब ने खबर दी है, ये एक्सप्रेस न्यूज़ पर काम करते हैं, कामरान यूसुफ साहब प्रोग्राम करते हैं द रिव्यू। कहते हैं पाकिस्तान और बरतानिया में सिफारती जंग बढ़ गई, ग्रूमिंग गैंग के सरगना की बेदखली पर बरतानिया और पाकिस्तान में ठन गई। बरतानवी हुकूमत शब्बीर अहमद को पाकिस्तान भेजने की ख़्वाह, पाकिस्तान का शब्बीर अहमद को कबूल करने से साफ इनकार कि भाई हम नहीं इस बंदे को ले रहे। अब ये एक नया मसला खड़ा हो चुका है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान, एक सिफारती जंग अलग से चल रही है। देखिए इसमें क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।